आरंभिक मानव की खोज कक्षा 6 की एनसीईआरटी है। लेकिन एक बात मैं आप लोगों को स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि हम लोग आरंभिक मानव की खोज चैप्टर, हम लोग आरंभिक मानव की खोज के संदर्भ में बात तो कर रहे हैं, लेकिन हम लोग इसे थोड़ा सा विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ मैं स्पष्ट कर दे रहा हूँ क्यों इसको थोड़ा सा हम लोग और विस्तार से समझेंगे, क्योंकि यहाँ से आपको प्रारंभिक परीक्षा में प्रश्न मिलते ही मिलते हैं। तो किस तरीके से इसे समझा जाए कि आगे फिर दोबारा पढ़ने की आवश्यकता ना पड़े, उसी आधार पर हम लोग इसे समझेंगे। पहले हम लोग एनसीईआरटी आधारित समझेंगे, उसके बाद जो एक्स्ट्रा चीजें हैं उस पर बात करेंगे, ताकि एक छोटा सा ही कम समय में ही आपको पूरा ये इस चैप्टर के बारे में जानकारी भी हो जाए और फिर आगे अच्छे से वो समझ सकें। फिर रिपीट कर रहा हूँ, जिसको ना समझ में आएगा वो 4 बार आप हमसे पूछिए। जूम ऐप पर पढ़ाने का मेरा एक ही मतलब है कि वन वे कन्वर्सेशन नहीं होना चाहिए। आपको नहीं समझ में आएगा तो पढ़ाने का या पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। 2 घंटे टाइम भी दीजिए, कुछ समझ में भी ना आए। क्लियर? तो देखिए, इस चैप्टर से 3-4 क्वेश्चन बनते हैं, उन क्वेश्चंस पर पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। पूरा का पूरा जो चैप्टर है वो 5 ही क्वेश्चन पर निर्भर करता है। ठीक? देखिए, पहला जो प्रश्न है इसमें, आखेटक खाद्य संग्रहण मानव के भ्रमण के क्या कारण थे? क्योंकि हम लोग कल ही से यह पढ़ रहे हैं कि अभी जो मानव है वो क्या है? आखेटक है। ठीक है, इधर उधर घूम रहा है। तो आखिर मानव के भ्रमण के क्या कारण थे? अर्थात आप ये कह सकते हैं कि मानव एक स्थान से दूसरे स्थान पर आखिर क्यों जा रहा है, अस्थायी निवास क्यों नहीं कर रहा है? इस प्रश्न के उत्तर को हम इस चैप्टर में ढूंढने का प्रयास करेंगे। दूसरा, मानव की जानकारी के स्रोत, अर्थात वे कौन कौन से स्रोत होंगे जिससे हमें आरंभिक मानव, जिसे आप आदि मानव के नाम से जानते हैं, के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। कुछ होगा उसके द्वारा, जो कुछ छोड़ी हुई चीजें होंगी। हालांकि हम लोग कल पुरातत्व या इससे संबंधित सारी चीजों को समझ चुके हैं, लेकिन फिर भी यहां हम लोग समझेंगे। नेक्स्ट, आरंभिक मानव ने आखिर कुछ खोजें की होंगी। भाई, खोज किया होगा तभी वह एक अवस्था से दूसरे अवस्था में गया होगा। अर्थात अगर वह घुमक्कड़ प्रवृत्ति से अस्थायी निवास कर रहा है तो जाहिर सी बात है उसने कुछ तकनीकों का उपयोग किया होगा या कुछ तकनीक उसने डेवलप कर ली होंगी। तो अगला प्रश्न होगा, आरंभिक मानव की खोज। आरंभिक मानव की खोज, आखिर उसने किन किन चीजों को खोजा या निजात किया। नेक्स्ट, हम आरंभिक मानव के बारे में, आरंभिक मानव के निवास के बारे में बात करेंगे कि आखिर जब उसने अस्थायी निवास शुरू किया या एक स्थान पर रहना शुरू किया तो हमारे पास जानकारी के आखिर साधन क्या हैं, या कौन कौन से वो क्षेत्र हैं या कौन कौन से स्थान हैं, जिसे आप इंग्लिश में साइट्स के नाम से जानते हैं, जहां पर मानव के अस्थायी निवास के हमें साक्ष्य मिलते हैं। ये अगला जो हमारा प्रश्न होगा वो ये होगा कि आखिर जलवायु ने किस तरीके से मानव को चेंज होने में सहायता प्रदान की। तो प्रश्न ये होगा कि जलवायु का मानव के परिवर्तन में सहायता
या आप ये कहें कि किस तरीके से क्लाइमेट ने क्या किया, मानव को चेंज किया, या वह वातावरण तैयार किया जिससे कि मानव कुछ परिवर्तन अपने आप में कर सके। तो मिला जुला करके 5 प्रश्न निकले, 1 2 3 4 और 5। इन्हीं 5 प्रश्नों पर हम लोगों को पूरा का पूरा ये चैप्टर समझना है। लिखते जाइएगा, ये मैं कई बार आप लोगों से कह चुका हूं, लेकिन आप लोग सुनने वाले होते नहीं हैं। कुछ लोग लिखते होंगे, कुछ लोग को लिखते ही ना हो, लेकिन लिखिए जरूर। अब आइए पहले प्रश्न पर चर्चा करते हैं कि आखिर मानव भ्रमण क्यों कर रहा है। शुरुआती जो ह्यूमन है या मानव है, जिसे आप आदि मानव कहते हैं, आखिर वह भ्रमण क्यों करता था, या एक स्थान पर वह क्यों नहीं रुकता था। एक स्थान पर ना रुकने का कारण, क्या कारण हो सकते हैं भाई? पढ़ा तो सब लोगों ने है, क्या कारण हो सकते हैं? अच्छा, एक बात बताइए, छोटा सा प्रश्न है कि किसी एक व्यक्ति की बेसिक नीड क्या होती है? बेसिक नीड जिससे वह अपने आप को सरवाइव कर सके, क्या होता होगा? कौन बताएगा? ओके, ठीक, सही, जिसने भी बताया है ठीक बताया है कि भोजन होना चाहिए, वाटर यानी पानी होना चाहिए, ठीक, और ऐसा वातावरण हो कि वह वहां पर सरवाइव कर जाए। क्लियर? तो ये चीज तो जो है शुरुआती मानव के ऊपर भी तो लागू हो रहा है। अगर वर्तमान मानव के ऊपर यह चीज लागू होती है तो जो शुरुआती मानव है, जिसे आदि मानव कहा जाता है, वह भी तो उन स्थितियों से जूझा होगा ना। कहने का अर्थ यह है कि आखेटक या खाद्य संग्रहण मानव के भ्रमण का पहला कारण यह था कि जैसे मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, अभी मानव क्या है? शुरुआती मानव उत्पादक नहीं है, क्या है ये? सिर्फ उपभोक्ता है। तो जब आप मान लेते हैं कि इस क्षेत्र में वह मानव निवास कर रहा था, क्लियर, यहां पर जो भी कंदमूल फल है, ठीक, अब ये अगर कंदमूल फल है यहां पर, इसको इन्होंने क्या किया? खा करके समाप्त कर दिया, खा डाला, खत्म कर दिया इन्होंने। तो जाहिर सी बात है कि यहां ये क्या है? सिर्फ उपभोग कर रहे हैं, ठीक। अब जब खत्म कर दोगे तो जाहिर सी बात है आप क्या करोगे? नए क्षेत्र की तलाश करोगे। कैसे क्षेत्र की तलाश करोगे? जहां पर ये चीजें उपलब्ध होंगी। तो जाहिर सी बात है आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना ही पड़ा, पहला कारण। दूसरा ये भी होता था कि जैसे कुछ जानवर जो होते थे वो काफी लंबी दूरी तय करते थे, ठीक, शिकार की अनुपलब्धता की तलाश में हर जगह तो नहीं जो है जानवर मिल जाएंगे। क्यों? क्योंकि देखिए जानवर कहां मिलेंगे? जहां पर क्या होगा? पानी की उपलब्धता होगी, याद रखिएगा। तो हो सकता है एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में वो इस तरीके की वजह से भ्रमण कर रहे हो। दूसरा कारण होता है शिकार की अनुपलब्धता, तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करते थे। तीसरा कारण, अब देखिए भाई कोई भी जो जैसे आम का सीजन है, ठीक, पहली बात, आम पूरे वर्ष तो नहीं जो है उसमें फल लगते हैं ना। अब पूरे वर्ष फल नहीं लग रहे हैं तो इनको आम का सब्स्टिट्यूट ढूंढना है। तो जाहिर सी बात है ये मौसम के परिवर्तन के हिसाब से अपने आप को एक जगह से दूसरी जगह लेके चले जाते थे। क्यों? क्योंकि भाई जिस सीजन में आम होगा, जहां पर पौधे होंगे आम के, वहां तो आप टिक गए। लेकिन जब आम का सीजन समाप्त हुआ तो आप क्या करेंगे? वहां से माइग्रेट कर जाएंगे। क्यों? क्योंकि वही आपके पास खाने का आधार था। क्लियर हुआ? इसे साधारण शब्दों में कहा जाता है मौसम के परिवर्तन के साथ भोजन की अनुपलब्धता। अर्थात ये कि जैसे मौसम चेंज होता था उसी तरीके से भोजन अनुपलब्ध हो जाता था, अर्थात भोजन समाप्त हो जाता था, इसलिए वो एक जगह से दूसरी जगह चले जाते थे। अगला, जीने के लिए सबसे आवश्यक तत्व क्या होता है? पानी होता है।
तो जाहिर सी बात है कि एक जगह मान लेते हैं मानव टिका हुआ था, शुरुआती मानव, वहां पर कोई जो है क्या कहते हैं तालाब रहा हो या छोटी सी झील रही हो या ऐसा कोई क्षेत्र रहा हो जहां पानी इकट्ठा रहा हो। जब वह सूख जाएगा तो क्या करेगा, फिर भी वहां से मानव माइग्रेट कर जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको पीने के लिए पानी है ही नहीं। तो ये जो 4 कारण हैं आरंभिक मानव के एक जगह ना रुकने का कारण बताते हैं। क्लियर हुआ या नहीं? ये चारों एकदम व्यवस्थित तरीके से समझ में आ गए हैं या नहीं आए हैं? जिसको ना आया हो पूछ लीजिए। जी, अब देखिए कि हमें मानव के बारे में आखिर जानकारी कैसे हुई, जानकारी के स्रोत क्या होंगे। तो साधारण सी बात है कि मानव द्वारा उपयोग की गई चीजों के आधार पर ही हम मानव के बारे में समझ सकते होंगे। जैसे उदाहरण नंबर 1, निवास। भाई कहीं मानव निवास कर रहा होगा, वहां से हमें कुछ चीजें मिली होंगी, पहला। दूसरा, अब इसमें से बताइए क्या मिल सकता है? भाई बर्तन मिल सकते हैं जो वो काम कर रहा होगा, इसके अलावा औजार मिल सकते हैं जिससे वह क्या करता रहा होगा, फसलों को या पशुओं को मारने में या इन सब में उपयोग में लाता रहा होगा वो। ठीक, अब देखिए इसके अतिरिक्त और क्या हो सकता है कि मानव जहां निवास कर रहा होगा वहां पर उसने कुछ चित्र बनाए होंगे। याद आया कल हम लोगों ने किसी क्षेत्र का नाम लिया था, किस क्षेत्र का नाम लिया था हम लोगों ने? भीमबेटका, राइट आंसर। भीमबेटका के बारे में हम लोगों ने बात किया था कि वहां पर आदिमानव द्वारा की गई चित्रकारी के हमें साक्ष्य मिलते हैं, अर्थात मानव अगर था उसने चित्रकारी की होगी। तो आप देखिए मानव चित्रकारी कर रहा है। एक और मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं। वर्तमान समय में अगर आपसे कहा गया कि आप चित्र बनाएं तो चित्र आप किस चीज का बनाओगे जिसके बारे में आपको जानकारी होगी? कुत्ता, बिल्ली, मुर्गा, हाथी, घोड़ा, हवाई जहाज, यही तो बनाओगे ना आप। भाई जिस चीज को आप देख रहे हैं चित्र आप उसी चीज का बनाएंगे। तो इसी चित्र के आधार पर भी हम ये समझ लेते हैं बच्चा कि मानव ने पशुओं को पालना शुरू भी कर दिया था। क्यों? क्योंकि अब पता लगा कि वो गाय का चित्र उसमें मिल रहा है, घोड़े का चित्र मिल रहा है। मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, ठीक, बकरी का चित्र मिल रहा है, कुत्ते का चित्र मिल रहा है या अन्य और कोई चित्र मिल रहा हो। तो कुत्ते का चित्र तब तो बनाना जब कुत्तों से मानव क्या था, परिचित था। भाई अगर परिचित ना रहा होता तो कुत्ते की आंख कैसी होती है, कुत्ते का चेहरा कैसा होता है, कुत्ते का पैर कैसा होता है, नहीं पता होता ना। इसका मतलब क्या था, उसके बारे में जानता था। तो हमें यह पता चल गया कि हाँ भैया वो कुत्तों से भिज्ञ था, अनभिज्ञ नहीं था कि वो उसके बारे में जानता ही ना रहा हो। ठीक, इसके अलावा हमने आपसे कहा कि औजार का उपयोग किया गया मानव द्वारा कुछ। ठीक, तो औजार के बारे में जब हम बात करते हैं बच्चा तो एक बात याद रखिएगा, औजारों का इसका एक क्रम रहा है मानव का। अर्थात ये कि मानव ने प्रथम अवस्था में बहुत बड़े हथियार यूज किए, द्वितीय अवस्था में इससे छोटे हथियार यूज किए होंगे, इससे छोटे हथियार यूज किए होंगे मानव ने, मान लेते हैं इतना छोटा बनाया होगा, फिर इतना, फिर इतना, फिर इतना। अब देखिए ये क्या है, एक क्रम है, प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण, चतुर्थ चरण, पंचम चरण। यानी अलग अलग स्टेज में मानव ने अलग अलग तरीके का हथियारों का उपयोग किया है। क्लियर? अब आपको यह कैसे पता चलेगा कि भैया हो मानव ने किस चरण में किस हथियार का उपयोग किया? इसीलिए जब हम पढ़ते हैं तो यह भी हम ध्यान रखते हैं कि पूरे के पूरे इतिहास यानी जो है पाषाण काल को, स्टोन एज को कई भागों में आप बांटते हैं। सुना होगा आपने, सुना है कि नहीं सुना है?
पढ़ा ही नहीं होगा, ध्यान ही नहीं देते हैं आप लोग। सुना होगा ना, कौन कौन से जो है कौन कौन से चरण माने जाते हैं आप सामान्य अर्थों में? सॉरी, 3 कौन कौन? कौन कौन, वही तो पूछ रहे हैं। हाँ हाँ, आप अपनी बात रखें। राइट आंसर, एकदम सही आपने कहा कि जो हथियार हैं इन्हीं के आधार पर इतिहासकारों ने, पुरातत्वविदों ने या मानव द्वारा जो भी उपयोग में लाई गई वस्तुएं हैं उनके आधार पर ही क्या करते हैं, वो समय काल को विभाजित करते हैं। जैसे पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल, ये सामान्य विभाजन हो गया। लेकिन मानव के अध्ययन जब हम कर रहे थे या जो है इतिहासकार अध्ययन कर रहे थे तो उन्होंने क्या किया, ये देखा कि पुरापाषाण काल में ही मानव द्वारा जो उपयोग किए गई वस्तुएं हैं उनके क्रम अलग अलग दिखते हैं। तो उन्होंने क्या किया, पुरापाषाण काल को 3 भागों में बांटा, जिसे आप निम्न पुरापाषाण काल कहते हैं, मध्य पुरापाषाण काल कहते हैं या उच्च पुरापाषाण काल कहते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं? देखिए, यहीं से आपको वो बड़ी चीज पकड़नी है कि भाई मानव ने अगर हथियार का उपयोग किया तो ऐसा तो था नहीं कि एक ही समय काल में उसने बड़े पत्थर का उपयोग किया, छोटे पत्थर का किया, फिर उससे या सबसे माइक्रोलिथिक या सूक्ष्म पत्थर का उपयोग करने लगा हथियार के रूप में। समय रहा होगा ना, तो उसके इस एक्टिविटी में जो ये कर रहा था काम, यानी जो मानव द्वारा प्रयोग किए गए हथियार, उसी के आधार पर पुरातत्वविदों ने, इतिहासकारों ने इसके काल का विभाजन किया। इसके अतिरिक्त मानव अगर हथियार बनाने में कुछ न कुछ नई तकनीक का उपयोग कर रहा है तो जाहिर सी बात है वह तकनीक एक बैग मानव के पास नहीं आई होगी, उसमें कुछ समय लगा होगा। भाई टाइम पीरियड तो लगेगा ना। जैसे आप पढ़ाई कर रहे हैं तो ऐसा तो है नहीं कि शुरुआत जैसे ही आपने जो है कहते हैं पहली क्लास में एडमिशन लिया तुरंत आप ग्रेजुएट हो गए, नहीं ना। आपको ग्रेजुएट होने के लिए ठीक 12, 3, 15 लगभग 15 साल तो लगना ही लगना है आपको। तो उसी तरीके से मानव ने भी तो काम किया होगा ना। क्लियर हुआ कि नहीं आपको जो चीजें मैं आपको बताना चाह रहा था? आगे हम अभी इसके बारे में पढ़ेंगे। जी बताएं, कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, बोलिए। कहने का अर्थ यह है कि हम इसको यानी मानव के बारे में जानकारी के स्रोत को और बड़े स्तर पर समझेंगे। इसको यहां पर वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है, अब हम उस पर चलते हैं। तब आपको जब मैं बताऊंगा तो बेहतर तरीके से और आपको ये चीजें समझ में आएंगी। ठीक, एक बात यहां पर थोड़ा सा समझा देना बेहतर है कि मानव ने जो पत्थर के हथियार बनाना शुरू किया वो कई तरीके का बनाया। जब शुरुआत में इसने बनाया तो 2 तरीके के पत्थर बताए जाते हैं, या जो हमें अभी तक एविडेंस मिलते हैं कि 2 तरीकों के पत्थरों से यह औजार बनाता था। पहला होता था 2 पत्थर को टकरा करके, मतलब यहां आप समझिएगा जैसे आप गांव से होंगे या सिटी से होंगे, 2 ईंटें को उठाइए और एक दूसरे पर पटक दीजिए या उसे टकराइए। टकराएंगे तो जाहिर सी बात है कुछ छोटे भी उसमें से टुकड़े निकलेंगे। भाई निकलते हैं कि नहीं निकलते हैं? भाई 2 अगर पत्थर टकराओगे या ईंटें टकराओगे तो जाहिर सी बात है उसमें से कुछ छोटे टुकड़े आपको मिल जाएंगे। इस तकनीक से मानव ने सर्वप्रथम हथियारों को बनाने का प्रयास किया, यानी 2 बड़े पत्थर को टकराया और उसमें से एक छोटा पत्थर निकल गया, उसको ये एज ए हथियार यूज करता था। क्लियर? दूसरा एक तकनीक और बताई जाती है, सल्क तकनीक के रूप में जाना जाता है। यह होता क्या था, हथौड़ी नुमा पत्थर से क्या किया जाता था, हथौड़ी नुमा कुछ है, उससे पत्थर को धीरे धीरे तोड़ने का काम किया जाता था या निकालने का काम किया जाता था। इसे कहा जाता है दबाव सल्क तकनीक। आगे आपको यह और मिलेगा पढ़ने को। कहने का अर्थ यह है कि शुरुआती मानव ने 2 तरीके के हथियारों का उपयोग
किया। यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? जिसको ना हुआ हो पूछ लीजिए। ओके, नेक्स्ट आइए देखते हैं आरंभिक मानव द्वारा क्या क्या खोजा गया। आरंभिक मानव द्वारा की गई खोज, यानी कौन कौन सी यह जो है खोज करता है आरंभिक मानव। कौन कौन सी खोज करेगा भाई? पहली सबसे क्रांतिकारी खोज क्या माना जाता है? हां, याद रखिएगा, आग की खोज। यह माना जाता है कि आग की खोज इकट्ठे नहीं हो गई, वो तो बस वही है कि करने कुछ और गए थे, हो कुछ और गया। दो जो है पत्थर को मानव ने रगड़ा, घिसा, चिंगारी निकली, पत्ते पर गिर गई, आग की खोज हो गई। कभी कभी आपने ये चीज नोटिस किया होगा कि हम चाहते तो कुछ और हैं लेकिन हो कुछ और जाता है। मतलब उसमें से जो एक्सपेरिमेंट अगर आप कर रहे हैं तो कुछ और चीजें निकल करके आ जाती हैं। तो देखिए, मानव द्वारा आग की खोज एक क्रांतिकारी घटना के रूप में माना जाता है कि इस घटना ने मानव के जीवन को पूरी तरीके से परिवर्तित कर दिया, अर्थात चेंज कर दिया। आग के बारे में, जानकारी के बारे में जब हम जानते हैं या पढ़ते हैं तो यह माना जाता है कि आग की जो जानकारी सर्वप्रथम हमें मिलती है, साक्ष्य मिलता है, वो कुरनूल गुफाओं से मिलता है। अब प्रश्न ये उठ रहा है कि कुरनूल गुफा कहां है? कहां है भाई कुरनूल गुफा? कौन बताएगा? कुरनूल कहां है? ना बोलना नहीं तुम लोग। बोलता हूं, कोई अगर प्लेस मिला करे तो उसको नेट पर सर्च कर लिया करिए कि आखिर ये है कहां। ठीक, आगे अभी बताओगे आप लोग, दिमाग चलाते रहिए। अब देखिए, मानव ने अगर आग की खोज की बच्चा, तो आग का उपयोग वो कहां कहां कर सकता है? कहां कहां कर सकता है मानव आग का उपयोग किन किन क्षेत्रों में करेगा? ओके, ठीक ठीक ठीक, राइट। एक लोगों ने बोला कि सर यह आग का उपयोग भोजन को पकाने में कर सकता है। यस, राइट। यहां आप सीधा बोला करिए बच्चा अभी कि मांस को भूनने में, याद रहे, मांस को भूनने में। ठीक, दूसरा क्या कर सकता है ये? अच्छा, आग कुछ हद तक सुरक्षा का काम कर सकता है कि नहीं कर सकता है? राइट आंसर, कर सकता है। कैसे? क्योंकि जो हमारे आरंभिक पूर्वज थे वो कहां रहते थे? अभी हमने शब्द क्या बोला है? कुरनूल गुफा। तो जाहिर सी बात है वो केव में रहते थे, गुफाओं में रहते थे, तो उन्हें जंगली जानवरों से रक्षा भी अपने आप को करनी थी, यानी सिक्योरिटी भी अपने आप को प्रदान करनी थी। तो वो करते क्या थे कि रात में गुफा में सब अंदर चले जाते थे और गुफा का जो बाहरी इलाका जहां से वो इंटर करते थे वहां पर वो आग जला देते थे। तो उस डर की वजह से जो जंगली जानवर थे उन्हें हिट नहीं कर पाते थे, यानी मानव को वो एक तरीके से सुरक्षा दे देते थे। क्लियर हुआ या नहीं हुआ भाई? ओके, अब देखिए, एक काम और कर सकता है आग कि सर्दी के मौसम में अपने आप को वो गर्म रखने के लिए भी कर सकते हैं ना भाई, उससे एनर्जी मिलेगी। इसके अतिरिक्त उजाले के लिए अर्थात प्रकाश का भी उपयोग किया जा सकता है। किससे? आग से। क्लियर हो गया कि नहीं? कहने का मतलब यह है कि आरंभिक मानव ने आग का जब आविष्कार किया तो उसका उपयोग उसने प्रकाश के लिए किया होगा, मांस भूनने के लिए किया होगा, जो खतरनाक जानवर हैं उनसे रक्षा के लिए किया होगा, या सर्दी के मौसम में अपने आप को गर्म रखने के लिए किया होगा। तो जाहिर सी बात है आग ने बहुत सारा काम आसान कर दिया आरंभिक मानव का। क्लियर हुआ? यहां तक किसी को कोई शक शुबा तो नहीं है?
अब देखिए मानव ने यहीं पर एक काम और कर दिया, क्या? चाक पर निर्मित बर्तन का भी उपयोग कर देगा ये, यानी अब चाक द्वारा निर्मित पहिए या बर्तन का उपयोग करने लगेगा ये। क्लियर हो गया? यहां तक क्लियर? ओके। अब देखिए थोड़ा सा यहां पर और समझिए। अगला प्रश्न क्या था भाई हम लोगों का? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? मानव का निवास। अब एक प्रश्न ये उठता है, अभी तक इतना हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, दिमाग खर्च करिए, कैसे पता चलेगा कि मानव कहां रहता था? कैसे पता चलेगा भाई? कौन बताएगा? जी जी जी, राइट। हां, कि मानव जहां निवास करता था वहां पर अपने पीछे उसने कुछ साक्ष्य या एविडेंस छोड़ा होगा, जिसके आधार पर ही हम यह तय कर पाते हैं कि मानव वहां पर निवास किया होगा। जैसे अभी हम लोगों ने कुरनूल गुफा के बारे में बात किया, तो जाहिर सी बात है कि वहां पर अगर आग के हमें साक्ष्य मिल रहे हैं या राख के ढेर मिल रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि मानव वहां निवास कर रहा होगा और वहां पर उसने आग का उपयोग किया। भाई तभी तो पता चल पाएगा ना। ठीक, अब आइए जरा हम लोग थोड़ा सा देखते हैं क्या यहां व्यवस्थित किया जा सकता है। ये देखिए जरा, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है ये बताइए हमको। मैप दिख रहा है अच्छे से? मैप दिख रहा है कि नहीं सबको? इस मैप को ध्यान से समझिएगा, आगे चल करके ये मैप और अच्छी तरीके से हम बताएंगे आपको, लेकिन यहां पर फिलहाल ये समझिए आप। यहां पर आपको क्या दिया हुआ है? यहां ऊपर लिखा हुआ है सीधे सीधे बच्चा, यहां देखिएगा, कुछ महत्वपूर्ण पुरा स्थल, यानी मानव ने जहां निवास किया होगा उनके बारे में हम देख रहे हैं। तो यहां पर इंडिकेशन है, जहां जहां पर रेड आपको दिख रहा है, मैं आपको जो है यहां पर भी इंडिकेशन कर दे रहा हूं, ठीक है? वो स्थान पूरा पाषाण कालिक स्थल के नाम से जाने जाते हैं। आई रिपीट अगेन, जो हमने अभी बताया, जैसे नंबर 1 अगर ना दिख रहा हो तो ये लिखा हुआ है भीम बेटका। ये कौन सा स्थल है? पूरा पाषाण कालिक पुरा स्थल है। याद रखिएगा, ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से उस स्थल का चयन कीजिए जिसका संबंध पूरा पाषाण काल से है। क्लियर? तो अब देखिए यहां पर दूसरा है हुसंगी। हुसंगी ये क्या है? ये भी पूरा पाषाण कालिक स्थल है। नेक्स्ट कुरनूल, हम लोग बात करते जा रहे हैं। कुरनूल ये भी क्या है? पूरा पाषाण कालिक स्थल है। अर्थात ऐसे स्थल को पूरा पाषाण कालिक स्थल कहा जाता है जहां पर शुरुआती मानव ने निवास किया हो। क्लियर हुआ या नहीं हुआ ये शब्द? वह स्थान जहां पर प्रारंभिक मानव के बारे में हमें जानकारी मिलती है उसे हम पूरा पाषाण कालीन मानव के स्थान के रूप में जानते हैं। यह क्लियर हुआ या नहीं? बोला करिए भाई, अरे बोल तो दो। क्लियर? ओके। अब आइए दूसरा, अगला हम लोग देख रहे हैं। यह आपको नीला कलर दिख रहा होगा। जी जी, कुरनूल। हम लोगों ने अभी बात की है ना कि जो है आग के साक्ष्य मिले हैं। शुरुआत में हम लोग बात कर रहे थे ना कुरनूल के बारे में, ठीक? तो कहने का मतलब है कि जहां जहां पर रेड हमने इंडिकेशन किया है वो सब स्थल पूरा पाषाण कालिक हैं। अर्थात मानव जहां सर्वप्रथम निवास कर रहा है, इन स्थानों से हमें साक्ष्य मिले हैं कि मानव ने यहां शुरुआत में निवास किया था। पहला क्लियर हुआ, फिर हम लोग दूसरे पर चल रहे हैं। ओके, सेकंड पर आइए हम लोग देखते हैं। सेकंड क्या कह रहे हैं कि जहां पर ये नीला आपको दिख रहा है,
जितने भी इंडिकेशन नीले दिख रहे हैं मैं बना भी दे रहा हूं, 1 2 3 4 5 6 और 7। जहां जहां पर आपको नीले कलर से दिख रहा होगा इंडिकेशन, वो सब नवपाषाण कालिक स्थल के नाम से जाने जाते हैं। अर्थात मानव अपने आप को जब बदलता है तो परिवर्तन के तत्व हमें जैसे चिराद, राओजादी हेडिंग, कोलडिहवा, महगहा, मेहरगढ़, बुर्जहोम, ये ऐसे स्थान हैं जहां से हमें मानव के निवास के साथ साथ उसके द्वारा की गई एक्टिविटी, अर्थात ये कि वह अस्थायी रूप से निवास करने लगा, वह जानवरों को एक तरीके से पालने लगा, अर्थात वह पशुपालक हो गया, कुछ फसलों का उसने उत्पादन करना सीख लिया। ये जो नीले इंडिकेशन हैं ये सब के सब यही दर्शाते हैं। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? आई रिपीट अगेन, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने आपसे ये कहा कि ये जो नीले आपको इंडिकेशन दिख रहे हैं मैप पर, यह क्षेत्र नवपाषाण कालिक क्षेत्र के रूप में जाने जाते हैं। अर्थात ऐसा समय जब मानव द्वारा अस्थायी निवास किया जा रहा है, उसके द्वारा कृषि का कार्य किया जा रहा है, उसके द्वारा पशुओं को पाला जा रहा है। प्लीज माइक ऑफ करिए। किसका माइक ऑन है भाई? ठीक, कहने का मतलब यह है कि मानव एकदम यानी पूरा पाषाण काल से, आरंभिक मानव से जब ये नवपाषाण काल में आता है तो नवीन खोजों के साथ ये प्रेजेंट होता है। तो इस स्थल को हम नवपाषाण कालिक स्थल के नाम से जानते हैं। क्लियर हो गया होगा? ओके ओके, अब आइए थोड़ा सा हम लोग आगे देख लेते हैं। हमने आपसे कहा था कि मानव ने क्या किया, जब अस्थायी रूप से एक जगह पर बसना शुरू किया तो जाहिर सी बात है भाई कि क्या रहा होगा, भाई यही तो रहा होगा ना। यहां पर थोड़ा सा समझने का प्रयास करिएगा कि मानव ने जब बसना शुरू किया होगा तो एक व्यवस्थित तरीके से, प्लीज टाइम से आया करिए वरना मैं आप जो है नहीं अलाउ करूंगा। देखिए जैसे हमने कहा कि मान लेते हैं इस स्थान पर मानव बसा, एक एग्जाम्पल, तो यहां पर पहले 2 लोग बसे होंगे, 2 परिवार, हो सकता है वो पति पत्नी बसे हों, एक एग्जाम्पल। 2 लोग और आकर के बस गए। धीरे धीरे ये 2 4 6 10 15 20 50 से मिलकर के किसमें कन्वर्ट हो गए? गांव में कन्वर्ट हुए। याद रखिएगा आप, गांव, 4 गांव मिलकर के एक तरीके से वो छोटे कस्बे के रूप में आ जाएगा। फिर छोटा कस्बा मिलकर के क्या करेगा भाई, कुछ ऐसे कस्बे मिल गए, ठीक, वर्तमान में वो आप ये कह सकते हैं कि जिले के रूप में आ जाएगा। जिले के बाद फिर वह राज्य के रूप में आ जाएगा, राज्य से वह पूरे साम्राज्य अर्थात देश के रूप में आ जाएगा। भाई यही तो प्रक्रिया है ना भाई, बढ़ते क्रम में, ठीक। तो यहां पर आपको ऐसे स्थल, यहां थोड़ा सा समझिएगा कि जो आपको इस कलर के दिख रहे होंगे, ये मैं आपको यहां इंडिकेशन भी दे रहा हूं। जो मैंने पीले कलर से मैं जो इंडिकेट कर रहा हूं उसको आप देखिएगा। पहला इनाम गांव दिख रहा होगा आपको, इनाम गांव, ठीक। यह ऐसा स्थल है जो हमें शुरुआती गांव के बारे में बताता है कि यहां पर जनसंख्या ज्यादा हो गई तो लोग इकट्ठा रहने लगे, तो वो गांव के रूप में अस्तित्व में आ गया। क्लियर हुआ या नहीं हुआ ये पूरा का पूरा मैप हमको ये बताइए, फिर बाकी बात की बात है। मैंने आपसे कहा है कि कुछ ऐसे स्थल हैं जैसे इनाम गांव, तो वह गांव के रूप में, भाई गांव कैसे बना? पहले शुरुआत में 10 मकान, 4 मकान रहे होंगे, 6 मकान रहे होंगे, 10 हुए होंगे, 15 हुए होंगे, 20 मकान हुए होंगे। फिर जब ज़्यादा क्षेत्र हो गया तो वह गांव के रूप में जाना जाने लगा। यही तो होता है ना। इसी तरीके से शुरुआती मानव ने भी अपना कार्य किया था।
अब यहां तक जिसको ना समझ में आया हो वो तुरंत बताए, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। क्लियर हो गया है या नहीं हो गया है? देखिए बहुत इजी है, बहुत इजी है, ये चीजें समझना बहुत इजी है। ठीक, नेक्स्ट आइए अगला हम लोग देखते हैं कि आखिर बदलती जलवायु ने, लास्ट क्वेश्चन था ये, बदलती जलवायु ने किस तरीके से आरंभिक मानव की सहायता की होगी। अर्थात ये कि जो जलवायु में परिवर्तन हुआ, जलवायु में परिवर्तन उसने किस तरीके से मानव को फायदा पहुंचाया, अर्थात मानव को लाभ पहुंचाया, यही हमें देखना है। अब देखिए ये माना जाता है, ध्यान से इस बात को समझिएगा कि 2000 साल पहले दुनिया में बहुत ज्यादा जलवायु में परिवर्तन हुआ। ठीक, अब जब जलवायु में परिवर्तन हुआ तो जलवायु में परिवर्तन ये होता है बच्चा कि गर्मी बढ़ी, अर्थात पहले सर्दी ज्यादा होती थी, अब सर्दी से धीरे धीरे गर्मी बढ़ने लगी। और जब गर्मी बढ़ने लगी तो इसके परिणाम स्वरूप क्या होंगे। अब यहीं पर देखिए कैसे नेचर ने जो है मौका दिया, किसको, मानव को। आपको पता होगा बच्चा कि बहुत ज्यादा अगर सर्दी होगी तो जो पौधे होते हैं या छोटी घासें होती हैं उन पर अगर बर्फ पड़ी रहेगी तो उन्हें उगने का चांस कम मिलेगा। यही तो होता है ना भाई। आप जो लोग गांव में होते होंगे, आप देखिए कि सर्दी के मौसम में उतना ज़्यादा वृद्धि नहीं होती है घास वास में जितना कि गर्मी के मौसम में होती है। तो जब धीरे धीरे जलवायु ने ठंडी से गर्मी की तरफ जो है चलना शुरू किया या गर्म जलवायु जो है शुरुआत हुई, उसी तरीके से ही घास वाले मैदान बढ़ने लगे। अब यहां पर समझिएगा कि घास, अगर मान लेते हैं घास का मैदान बढ़ा तो घास का मैदान किसके लिए उपयोगी होगा, किसके लिए उपयोगी होगा भाई? हाँ एकदम सही, पशुओं की जनसंख्या में वृद्धि होगी। ठीक, जिसे आप भेड़, बकरी, गाय, इस तरीके के जानवर किस पर आधारित होते हैं भाई? घास पर ही तो आधारित होते हैं ना। इनकी जनसंख्या बढ़ेगी। अब देखिए जैसे जैसे इनकी जनसंख्या बढ़ी, मानव ने कई तरीके से क्या किया, इन्हें अपना पालतू बनाया। अब देखिए पालतू कैसे कोई होता है, यहां समझिएगा। आप एक काम करिए, रोज एक कुत्ता कोई हो आपके गली में टहल रहा हो, उसको एक रोटी या एक बिस्किट का टुकड़ा देते रहिए। याद रहे इस बात को, जब आप रोज उसे देना शुरू कर देते हैं तो उसी टाइम पर रोज वहां आएगा, क्योंकि उसको खाने को मिलेगा। मैं आपको शुरुआती मानव ने आखिर कैसे जानवरों को पालना शुरू किया या पशुपालन कैसे शुरू किया, यही मैं आपको बता रहा हूं कि पहले मानव ने क्या किया, कुछ घास या कुछ अन्य चीजें जो कि पशु पसंद करते थे उन्हें अपने घर के पास रखना शुरू किया, और धीरे धीरे वो पशु आ करके खाने लगे और वहां पर वो धीरे धीरे रहने लगे। यहीं से पशुपालन की शुरुआत हो जाती है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बच्चा यहां तक? ठीक, अब देखिए एक बात और कि जब जलवायु में परिवर्तन होगा तो याद रहे गेहूं, जौ, धान या अन्य प्राकृतिक रूप से अनाज का उत्पादन होने लगेगा। और जब अनाज का उत्पादन होने लगेगा तो जाहिर सी बात है मानव अपने अंदर परिवर्तन करता ही जाएगा, और आने वाले समय में इसने औजार के साथ साथ बर्तन बनाना शुरू किया, इमारत बनाना शुरू किया। ठीक, या आप कहें झोपड़पट्टी बनाई, पहले छोटे छोटे झोपड़े बनाए। इसके अलावा गर्त वाले निवास बनाए। अर्थात कौन से निवास? गर्त निवास का मतलब होता है, यहां समझ लीजिएगा, गर्त निवास। ठीक, तो गर्त मीन्स क्या होता है? गड्ढा। निवास मतलब जहां पर गड्ढे में निवास किया जाए। जैसे बुर्ज होम है जम्मू कश्मीर, वहां पर आपको गर्तावास के साक्ष्य मिलेंगे। क्यों वहां पर मिलेंगे गर्तावास? क्योंकि वहां पर सर्दी पड़ती थी और मानव क्या करता था